और ये बनेगा सेम वैसे ही जैसे कि एल्कीन में जोड़ते थे। ठीक है, जोड़ो। पर हाँ, इसी कंपाउंड में अगर मैं HBr का एडिशन कराता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में तुम्हें पता है कि यहाँ पर जो एडिशन होता है वो कौन सा एडिशन फॉलो करता है? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, पढ़े हो ना बे? एंटी मार्कोनिकॉफ में ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो Br को कहाँ जोड़ोगे, बीच में या किनारे? किनारे। ठीक है, और H कहाँ जुड़ेगा? बीच में। यही तो होता था। अब एक और पाई बॉन्ड अभी आएगा और यहाँ पे Br आएगा। ठीक है, कर जल्दी। अगला क्या रिएक्शन था? हाइड्रोलिसिस। यही वाला एल्कीन लेते हैं और इसके ऊपर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करने के 3 तरीके होते हैं, आई होप कि तुम्हें पता होगा। हाइड्रोलिसिस के 3 तरीके मालूम है ना भाई? हाइड्रोलिसिस मतलब पानी ऐड करने के कितने तरीके बताएं? 3। एक तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस, दूसरा ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, याद है? और तीसरा क्या था? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे हम एसिडिक वाला पानी डालेंगे तो क्या होगा देखो। मार्कोनिकॉफ वैसे एडिशन होता है, ये पाई बॉन्ड तोड़ना और एक जगह पे ऐसे OH जोड़ेंगे और दूसरी जगह पे क्या? हाइड्रोजन। दिख रहा है? यही जोड़ोगे। और क्योंकि अभी एक बार और वाटर ऐड हो सकता है, तो अगली बार जब वाटर ऐड होगा तो सेम यही कंपाउंड में ये पाई बॉन्ड टूटेगा और इस जगह पे OH और यहाँ पर ये आएगा। दिख रहा है? अब क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 H ग्रुप हाईली अनस्टेबल होते हैं, यहाँ से क्या निकलेगा फिर? वाटर निकलेगा। और इसका फॉर्मेशन हो। दिखाई दे रहा है? अभी दिख रहा है ना? हाँ, अब यहाँ पे क्या है कि इस स्टेप को अगर ध्यान से देखें तो इस वाले स्टेप में पानी ऐड हो रहा है और अगले स्टेप में पानी निकल जा रहा है। तो ये बन रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि ये डायरेक्ट ही इसमें कन्वर्ट हो जाता है, पानी ऐड करके पानी निकालने से क्या फ़ायदा। तो डायरेक्टली ऐड इसको इसमें चेंज करते हैं। और अगर तुम ध्यान देखो तो ये एक इनॉल है और इनॉल जो होता है वो टॉटोमराइज होता है किसमें? कीटो फॉर्म में। तो जब कीटो फॉर्म में टॉटोमराइज होगा तो यही बनेगा। इस कीटो का यही इनॉल बनता था, याद है? तो इस इनॉल का ये कीटो बनेगा। तो तुम डायरेक्ट या तो एक बार पानी ऐड करो और उसको टॉटोमराइज करके कीटो फॉर्म बना लो, या फिर एक बार पानी ऐड किया ये बना, फिर दोबारा पानी ऐड करो, दोनों जगह OH लगाओ और फिर यहाँ से वाटर निकालो तो फिर वापस यही बनेगा। ठीक है, तो जो तुम्हें कन्वीनियंट लगता है उससे कर सकते हो, दोनों ही केस में सेम आंसर आएगा। ठीक है, चापो। तुम लोग का बॉटनी का सिलेबस खत्म हो गया क्या? नहीं, पिंकी मैम तो कह रहे थे कि खत्म होने वाला है। 2-3 क्लास में हो जाएगा कह रहे। 4-5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है।
ठीक। अब वो तो ऑब्वियसली लेंगे ही। फिजिक्स का भी सिलेबस खत्म होने वाला है। वो भी खत्म हो गया ऑलमोस्ट, वो भी मतलब एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा नहीं। और जूलॉजी का, उसका भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। सबसे ज़्यादा लेट केमिस्ट्री चल रहा है क्या? केमिस्ट्री में तो अभी खत्म होने का तो अभी दूर दूर तक आसार नज़र नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। तो ठीक है, केमिस्ट्री के सिलेबस को थोड़ा सा बूस्ट अप करते हैं। अ, क्या नेक्स्ट वीक से एक और सर रहेंगे, पैरेलल में पढ़ाएंगे। ठीक है, ताकि सिलेबस को थोड़ा जल्दी से ख़त्म। इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। वो सरप्राइज रखा गया अभी, है ना। वो जब आएंगे तो पता चलेगा। कल्पेश सर चाहते हो तुम लोग? कल्पेश सर से पढ़े हो तुम? कल्पेश सर से पढ़ा है तो? नहीं नहीं, पढ़ाऊंगा तो मैं ही पढ़ाऊंगा। पैरेलल में एक और टीचर है, मैं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। ठीक है। इनऑर्गेनिक के लिए कोई एक और टीचर लग जाएंगे तो पैरेलल में पढ़ाते रहेंगे। ठीक है। मैं देखता हूँ कौन से टीचर की अवेलेबिलिटी है ना। अगर मेहरू सर खाली होते तो मेहरू सर को लगा दें। ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या क्या बोल रहा है? कहाँ है? हम कहाँ बोले? बैठ जाओ। ये छापे कि नहीं छापे पे? अगली जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। OMDM रिएक्शन बोलते हैं इसको। HgSO4, Hg+ और H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड में। और तुम्हें पता है कि इसमें वाटर ऐड होता है यूजिंग मार्कोनिकॉफ वे। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। यहाँ पर फिर से एक बॉन्ड तोड़ेंगे, एक जगह पे OH और दूसरी जगह पे हाइड्रोजन लगाएंगे। ठीक है। हाँ, इसके बाद तुम चाहो तो इसको सीधा टॉटोमराइज करके ये कीटोन बना सकते हो। पर अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आता है तो इसमें एक और बार पानी डालो, सेम वही रिएक्शन। और यहाँ पर ये एक पाई बॉन्ड तोड़ना, एक जगह OH लगाना और एक जगह H। और यहाँ से जब वाटर निकलेगा तो वापस से यही बन जाएगा। तो तुम दोनों तरीके से कर सकते हो, फाइनल प्रोडक्ट यही हो। ठीक। इस रिएक्शन को हम लोग कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, OMDM रिएक्शन बोलते हैं। ये कीटोन बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है, कीटोन में पढ़ाएंगे। और इसी कंपाउंड का रिएक्शन अगर मैं B2H6 के साथ कराता हूँ, KOH के प्रेजेंस में, H2O2 के प्रेजेंस, तो यहाँ पे वाटर का एडिशन कैसे होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ वे से होता है। ये पढ़े हो ना बे? इस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ पर H जोड़ेंगे और यहाँ पर OH। ठीक है। हाँ, तुम चाहो तो इसी को सीधा टॉटोमराइज करेंगे तो यहाँ पर इसका फॉर्मेशन होगा। पर अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आता है तो एक बार और वाटर ऐड करना। तो
ये बनेगा, यहाँ एक और वाटर हाइड्रोजन ऐड होगा, यहाँ एक और OH ऐड होगा, और बीच में से ये पाई बॉन्ड गायब होगा, और इसमें से फिर वाटर निकलेगा, तो यही होगा। तो एक बार या तो पानी डालो, फिर वापस पानी निकालो, तो ये वापस बन जाएगा, या फिर टॉटोमराइज कर दो सीधा, तो भी वही बनेगा। दोनों केस में सेम बनेगा। हाँ, ऊपर वाले में कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है, नीचे वाले में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये दिख रहा है, तो जो बनना होगा अपने आप बन जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये सब रिएक्शन पढ़े हो ना बे, दोबारा पढ़ा रहे हैं बस, ये एक तरह से रिवीजन है। लिख लिया। एल्कीन में अगला क्या रिएक्शन पढ़ाए थे हाइड्रोलिसिस के बाद से? क्या? आइसोमराइजेशन। इसमें आइसोमराइजेशन नहीं होता। अगला क्या पढ़ाया था? इसके रिएक्शन डाइल्यूट KMnO4 के साथ अगर कराया जाए ठंडे में, क्या बनेगा? जल्दी से बनाओ। कोई जनरल एल्काइन लेते हैं, इसमें एसिडिक KMnO4 के साथ रिएक्शन कराया जाए, तब क्या बनेगा? इसी कंपाउंड में अगर ओजोनलिसिस कराएं और फिर जिंक वाला पानी डालें, तब क्या बनेगा? ये तीनों रिएक्शन पढ़ा हुआ है। CH2 यहाँ लिख दिया, ये गलत है, CH। यहाँ भी जनरल एल्कीन ही दे दूँ क्या? यहाँ भी वही एल्कीन ले लो, ये वाली करो। जनरल वाले एल्कीन से हो जाएगा तो उससे भी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी करें।
जैसे एल्कीन में रिएक्शन कराते हैं ना, एग्जैक्टली exactly वैसे ही एल्काइन में रिएक्शन कराएंगे, बस 2 बार वही रिएक्शन कराएंगे जो एल्कीन में करा रहे थे। 2 बार कराओ, अपने मन से जो बनना होगा बन जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। कितने लोग तीनों में प्रोडक्ट बना लिए कुछ ना कुछ? इससे ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। ठीक है। वो भी कर लेंगे, डाइल्यूट कोल्ड के हमने 4 से करा रहे तो ऑस्मियम वाला भी करा लेंगे, वहाँ भी वही सेम रिएक्शन होगा। हाँ, 2 बार जोड़ेंगे। तो फिर हटा देना। वो तो ऑप्शन हमेशा से ही रहा है।
कर लिया होगा। डाइल्यूट कोल्ड केमोनोफोर क्या करता है, इसी जगह पे एक पाई बॉन्ड तोड़ना, और यहाँ क्या लगाएगा OH, और यहाँ भी दोनों ही जगह पे क्या लगाता है OH, एक पाई बॉन्ड तोड़ के। पर क्योंकि यहाँ पे अभी एक और पाई बॉन्ड है, तो तुम क्या करोगे, ये भी तोड़ोगे और दोनों ही जगह पे क्या लगाओगे OH। और तुम्हें ये पता है कि एक ही कार्बन पे दो H ग्रुप स्टेबल होते हैं कि नहीं होते पे, तो यहाँ से वाटर निकलेगा और दोनों ही जगह पे क्या आ जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन। ये बनेगा, यही बनाया हो ना सब लोग। ये कितने लोग सही से बना पाए अपने मन से, बनाना चाहिए था। ठीक है, यहाँ देखो एसिडिक केमोनोफोर के साथ जब कराते थे तो तुम्हें पता है कि सेम यही रिएक्शन होती है। तो जैसे डाइल्यूट कोल्ड केमोनोफोर करता है, दोनों जगह OH जोड़ के ये बनाएगा कीटोन। तो ये तो डाइल्यूट कोल्ड केमोनोफोर ही कर रहा था, बेयर्स रिएजेंट ही कर रहा था। एसिडिक केमोनोफोर तो इससे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है, तो ये क्या करेगा, ये बीच वाला बॉन्ड भी तोड़ेगा और इन दोनों जगह पे क्या लगाएगा OH। ठीक है, तो इधर ये क्या बना एसिड, और इधर भी क्या बन जाएगा एसिड। ठीक है, वहां भी पिछली बार भी यही कर रहा था, इस बार भी यही करेगा। ओजोनसिस जब कर रहे थे तो तुम्हें पता है कि जब एल्कीन होता है तो वो क्या करता था, बीच के दोनों बॉन्ड को तोड़ के क्या बनाता था बे, CO जोड़ देता था, यही करता था ना। यहाँ भी बीच के दोनों बॉन्ड को तोड़ेंगे और क्या बनाएंगे, CO बनाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे कि है। हाँ, अब इन दोनों में सेम टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं। ये तीनों प्रोडक्ट कितने लोग सही से बना पाए थे, कोई बात नहीं, छाप लो जल्दी से। एक और रिएक्शन थी, मैंने बताया था कार्बीन वाली, नहीं, अगर इसमें मैं कार्बीन का एडिशन करता हूँ, चाहे वो सिंगलेट हो चाहे ट्रिपलेट, अब एक कार्बीन जोड़ेंगे, एक पाई बॉन्ड तोड़ो और ऊपर कार्बीन जोड़ लो ऐसे CH2। पर अभी इतने में काम नहीं चलेगा, तो एक और कार्बन जोड़ो और यहाँ भी CH2 लगाओ, ठीक, यही बनेगा। थोड़ा एंगुलर स्ट्रेन है इसमें, पर ठीक है, मैनेजेबल। छाप लिया। अगली जो रिएक्शन है, जो कि सिर्फ टर्मिनल एल्काइंस ही देते हैं, देखो एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल एल्काइन। किसी भी
एल्काइन में जो टर्मिनल एल्काइन होता है, टर्मिनल मतलब ये जो ट्रिपल बॉन्ड हो वो कहाँ हो बे, किनारे हो, ये जो हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक होता है। और इस एसिडिक हाइड्रोजन की जो स्ट्रेंथ है, इस एसिडिक हाइड्रोजन की जो स्ट्रेंथ है, ये मैंने बताया हुआ है कि अमोनिया से कम होता है, सॉरी अमोनिया से ज्यादा होता है, पर पानी से कम होता है। ये पढ़ा है मैंने कभी। और उसका रीजन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जो sp कार्बन है वो नाइट्रोजन से ज्यादा होता है और ऑक्सीजन से क्या होता है बे, कम। ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है पर पानी से कम एसिडिक होता है। अच्छा, पानी से कम एसिडिक वाले लोगों को ज्यादातर लोग बेसिक मान लेते हैं कि अरे पानी तो न्यूट्रल है और ये पानी से भी कम एसिडिक है तो ये तो बेसिक हुआ ना। ये कॉन्सेप्ट गलत है। अगर तुम अपने दिमाग में इस टाइप का कुछ परसेप्शन बना के रखे हो कि पानी से कम एसिडिक का मतलब बेसिक होता है, तो ये गलत परसेप्शन है। पानी से कम एसिडिक का मतलब होता है पानी से कम एसिडिक बस, और उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है। तो पानी टोटल 1 लीटर में 10⁻⁻7 मोल H+ प्रोड्यूस करता है। और जो एसिटिलीन होगा वो 10⁻⁻7 मोल पर लीटर से भी कम H+ प्रोड्यूस करेगा। तो H+ ही प्रोड्यूस करता है, पर पानी जितना प्रोड्यूस करता है H+ उससे कम अमाउंट ऑफ H+ प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो एसिडिक है, पानी से कम एसिडिक है, पर बेसिक नहीं है। बेसिक क्या होता है, जो पानी का वो जो H+ है ना 10⁻⁻7, उसमें से भी वो H+ खा ले, तो वो पानी वाला H+ को अगर वो कम कर देता है और, तो फिर उसको बेसिक नेचर माना जाएगा। पानी के H+ में अगर अपना कुछ H+ दे रहा है तो उसको एसिडिक ही माना जाएगा। ठीक है। तो एसिटिलीन H+ देता है कि H+ लेता है वे, H+ डोनेट करता है। ठीक है। तो ये इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक ही हो। ठीक। हाँ, बस पानी से थोड़ा कम H+ प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, क्या कर सकते हैं। और इसी वजह से जब हम रिएक्शन करते हैं इस टर्मिनल एल्काइन की, ये छाप लियो या लिख लो, तुम लिख लो। टर्मिनल एल्काइंस आर stronger acid than ammonia, stronger acid than ammonia, but weaker acid than वाटर, अल्कोहल, फिनॉल, etc। अब वाटर और अल्कोहल से भी वीकर है, तो फिनॉल से भी क्या होगा, वीकर होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से भी क्या होगा, वीकर होगा। ठीक है। फिनॉल क्या लिखा है, वाटर, अल्कोहल एंड फिनॉल, etc। टर्मिनल एल्काइंस आर stronger acid than ammonia and weaker acid than water, alcohol, phenol, etc। इन सब से काफी वीक होता है। तो अगर मैं एसिडिक नेचर की बात करूं, कोई भी टर्मिनल एल्काइन एक ले लेता हूं ऐसा, Rc ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन अगर मैं सोडियम के साथ कराता हूं तो क्या बनेगा, NaNH2 के साथ कराता हूं तो क्या बनेगा, बनाना जल्दी से। NaOH के साथ कराता हूं, RMgX के साथ कराता हूं, कोई और स्ट्रॉन्गर बेस है अपने पास।
ये स्टिक हाइड्रोजन को और कहीं से निकाल सकते हैं? बस ठीक है, करो। मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। सोडियम क्या करता है, कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन हो तो वहां से ये कंपाउंड को से H निकालता है। इस जगह पे माइनस चार्ज आएगा और सोडियम इसके साथ जुड़ा रहेगा प्लस चार्ज आयनिक बॉन्ड के साथ, और आधा मोल हाइड्रोजन निकलता है। ये टर्मिनल एल्काइन की प्रॉपर्टी नहीं, सोडियम की प्रॉपर्टी है कि सोडियम कहीं भी अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो उसको हाइड्रोजन के फॉर्म में, H2 गैस के फॉर्म में रिलीज करता है। कहीं भी अगर इसी कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन है तो उसको रिलीज करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन निकलेगा और H को प्लस के फॉर्म में निकालना, जो बच जाएगा माइनस बचेगा, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस के साथ जोड़ो, अपने मन से जो बनना होगा बनेगा, जल्दी से बनाओ। एलडीए जानते हो तुम लोग? एलडीए का फुल फॉर्म पता है कि नहीं पता है? लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं, उसके अलावा जो है वो एलडीए नाम नहीं सुना क्या तुम लोगों ने कभी? अरे बता रहे हैं, यूट्यूब पे थोड़े पढ़ा रहे हैं। और ऐसा तो है नहीं कि बिना बताए निकल जाएंगे। कोई भी इंसान एलडीए का फुल फॉर्म जानता है। वो लखनऊ डेवलपमेंट वाला नहीं, उसके अलावा केमिस्ट्री में जो एलडीए होता है उसको जानते हो? एलडीए का फुल फॉर्म होता है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। ये इसका फुल फॉर्म। आई होप कि तुम इसका कंपाउंड बना लोगे, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। लिख लो। और उसका स्ट्रक्चर चलो मैं बता ही देता हूँ। लिथियम डाइआइसोप्रोपाइलमाइड में क्या होगा, ऑब्वियसली एक लिथियम होगा और डाई आइसोप्रोपाइल होगा, नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर आइसोप्रोपाइल जुड़ा रहता है। आइसोप्रोपाइल ये स्ट्रक्चर होता है, और इस पे डाई आइसोप्रोपाइल मतलब दो आइसोप्रोपाइल जुड़े होंगे, और इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, इस कंपाउंड को हम लोग लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड बोलते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट एलडीए। करो। एसिड बेस की हर रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर नहीं बनता। एक वीक कंजुगेट एसिड और एक वीक कंजुगेट बेस भी बनता है, अगर तुमने ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो। जल्दी बनाओ। अभी नहीं बताएंगे। तू उसको क्या पेम्परिंग करता रहता है बे? छोड़ दे। टॉलेंस रेजेंट क्या, टॉलेंस रेजेंट जानते हो या नहीं जानते हो तुम लोग? चलो, कितने लोग टॉलेंस रेजेंट जानते हो, या एटलीस्ट उनको लगता है कि वो जानते हैं? ठीक है, ठीक है। लैब की शक्ल अगर तुमने कभी देखी होगी तो वहाँ पर इस टाइप का एक रिएजेंट लिखा हुआ रहता है, टॉलेंस रिएजेंट रहता है। ठीक है, क्या होता है उसके अंदर बताएंगे। ठीक,
NaNH2 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, देखो तो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। यहाँ देख क्या बनेगा, Na पे प्लस है और NH2 पे क्या होगा, माइनस। तुम्हें क्या करना है, बस प्लस को माइनस, माइनस को प्लस के साथ जोड़ना है। इसमें भी इस पे माइनस और इस पे प्लस आएगा अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पर बनाओगे अगर ये कंपाउंड आएगा और प्लस क्या बनेगा पे, अमोनिया। यही बनेगा, अरे यही बना है ना। ये कितने लोग सही से बना पाए हो? क्यों, ये तो कराया भी हुआ है क्या? हाँ, स्मॉलर टर्मिनल एल्काइन में ये कराया हुआ है। NaOH के साथ कराएंगे तो फिर क्या बनेगा पे, ये। और प्लस क्या पे, OH को H प्लस के साथ जोड़ो तो क्या बनेगा, वाटर। यही बन रहा है। RMGX के साथ कराएंगे तो क्या होगा, सेम यही चीज बनेगा, यहाँ माइनस रहेगा और इसके साथ MgX जुड़ा रहेगा, MgX प्लस, और इधर क्या बनेगा, RH। और ये रिएक्शन भी कराया हुआ है एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये तो जो कराया हुआ है वो तो एटलीस्ट करना ही चाहिए। ऐसे ही सारा कर लोगे, जल्दी से वो बाकी के 3 भी करो। ये क्या लिखा है बे, रोना फोना रकूना? रोना फोना रकूना नहीं लिखा हुआ है, वो RONA है। RONA मतलब अल्कोहल में से एक H निकाले हैं और Na जोड़े, और ये फिनॉल में से एक H निकाल के Na जोड़े हैं, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड में से का सॉल्ट है, उन सबका सॉल्ट है। जल्दी बनाओ। बॉन्ड को तोड़ेंगे, प्लस माइनस बनाएंगे, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस के साथ जोड़ो, अपने मन से जो बनना होगा बन जाएगा। और ये करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 80% रिएक्शन सॉल्व हो जाता है। ठीक, तो बहुत ही आसान था, बाकी सब जगह पे भी यही बनेगा ये कंपाउंड। और साथ में यहाँ बनेगा ROH, यहाँ बनेगा PHOH, और यहाँ पे RCOH। यही तो बन रहा है। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये सारे प्रोडक्ट सही से बना पाए थे? ठीक, तो इसमें से कुछ गलत, मैं तुम्हें बताऊं, इसमें से कुछ रिएक्शन नहीं होंगी। और जरूरी नहीं कि मैं यहाँ कोई रिएक्शन लिखूं तो वो हो ही। कभी कभी किसी रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। इसमें से ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी, ये भी रिएक्शन नहीं होगी, और ये रिएक्शन भी नहीं। खाली ये 3 रिएक्शन होगी, ये 4 रिएक्शन होगी ही नहीं। ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है, वो हाथ उठाओ। स्टार्ट करते हैं सबसे नीचे वाले से, ठीक है। यहां पर देख क्या हो रहा है, ये एक एज अ एसिड काम कर रहा है, दिख रहा है ना। और ये कैसे काम कर रहा है एज अ बेस, और उसके बाद ये एक बेस बन रहा है, और ये क्या बन रहा है बे, एसिड। एक बात बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होता है या ये टर्मिनल एल्काइन?
ये भी कोई बोलने वाली बात, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका नाम क्या आगे एसिड लिखा हो, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्गर एसिड है और ये एक वीकर एसिड। तो जो इसका कंजुगेट बेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा कि वीकर? तो इसका कंजुगेट बेस ये है, ये स्ट्रॉन्गर, और उसका जो कंजुगेट बेस है वो क्या है पे? तो एक वीक एसिड वीक बेस आपस में रिएक्ट करके क्या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं होगी रिएक्शन। ये बताओ, फिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड है या टर्मिनल एल्काइन है? फिनॉल। तो क्या एक वीक एसिड वीक बेस रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे? नहीं। अल्कोहल स्ट्रॉन्गर एसिड होता है या टर्मिनल एल्काइन? अल्कोहल। फिर से अल्कोहल बन रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? वाटर और टर्मिनल एल्काइन में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है? अरे बोल, वाटर, सॉरी वाटर। तो ये एक वीकर एसिड है, अरे वीक एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बना रहे, नहीं होगी। पर अमोनिया स्ट्रॉन्गर एसिड होता है कि टर्मिनल एल्काइन? टर्मिनल एल्काइन, तो ये एक स्ट्रॉन्गर एसिड है अब, और ये एक स्ट्रॉन्गर बेस है, और मिलके ये वीकर एसिड वीकर बेस बना रहे हैं। ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? होगी। अब एल्केन और टर्मिनल एल्काइन में से कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होता है? टर्मिनल एल्काइन, इसलिए ये वाली रिएक्शन होगी, ठीक है। हाइड्रोजन और टर्मिनल एल्काइन में से कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होता है? टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन इजीली H प्लस देगा, हाइड्रोजन में से कहाँ H प्लस निकलता है? तो इसलिए ऊपर वाली रिएक्शन भी होती है। तो जहाँ स्ट्रॉन्गर एसिड बनेगा वो कहाँ से रिएक्शन होगी? वो होगी ही नहीं। तकलीफ में तो नहीं हो, पढ़ा रहे थे। चलो मैं इसमें तुम्हें प्रोडक्ट बना के दिखाता हूँ। इस वाले में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, और बैठना, क्या कर रहा हूँ, तुम्हें बताना है। प्लस को माइनस, माइनस को प्लस के साथ जोड़ोगे यही बनेगा, और क्या ही बन पाएगा, ठीक है। दिख रहा है ना बे? पर सवाल यह है क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं हो? कितने लोगों को लगता है कि ये रिएक्शन जो लिखा हुआ है ये होगी? हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है कि ये रिएक्शन नहीं होगी? और बाकी लोगों को क्या लगता है? कितने लोगों को लगता है कुछ कह नहीं सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर पे पता चलेगा? ठीक। तो क्योंकि तुम ज़्यादातर लोग इसको सोच नहीं पा रहे हैं तो इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ मैं। जब कुछ सोच लोगे तो बताएंगे, ठीक है। नहीं, ये वाला ट्रिक इस बैच में काम नहीं करता है। क्या मैं ये सोच के छोड़ देता हूँ कि जाके तुम लोग सोचोगे, पर तुम मेरे सोच के अगेंस्ट सोचते ही नहीं हो, तो फिर फाइनली मुझे बताना ही पड़ेगा। तो लिख लो ये रिएक्शन होती है, ठीक है, ये रिएक्शन होगी, छाप। टॉलेंस, टॉलेंस रिएजेंट क्या, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है बताना? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट कैसे बनाते हैं? AgNO3 के साथ क्या यूज करेंगे? NH4OH यूज करते हैं, दोनों मिला के बनाते हैं ना। लैब में गया है कभी? क्या तुझे वहां पर सिल्वर नाइट्रेट रखा हुआ मिलता है? पाउडर फॉर्म में मिलता है? सिल्वर नाइट्रेट मिलता है नहीं मिलता है लैब में? मिलता है, सबको मिलता है सिल्वर नाइट्रेट।
ब्राउन कलर की शीशी में रखा रहता है ना, सिल्वर नाइट्रेट। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ मिलता है, वो भी मिलता है, कॉमन शेल्फ में नहीं, सबके शेल्फ में मिलता है। ठीक है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी है और सिल्वर नाइट्रेट भी है अपने पास लैब के अंदर। पर लैब में तुमने देखा होगा प्लास्टिक की शीशी में टॉलेंस रिएजेंट रखा रहता है। अगर तुम कभी लैब गए हो तो तुमने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ। लैब में टॉलेंस रिएजेंट भी रखा रहता है प्लास्टिक शीशी में, वो कॉमन शेल्फ में रखा रहता है अलग, सबको नहीं मिलता। AgNO3 भी कॉमन शेल्फ में रखा रहता है, वो सबको नहीं मिलता, पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड सबको मिलता है। ठीक है, तो मैं मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और सिल्वर नाइट्रेट भी है वहाँ पे, हम मिला के टॉलेंस रिएजेंट नहीं बना देंगे, अलग से टॉलेंस रिएजेंट देने की क्या जरूरत है? अलग से टॉलेंस देने की जरूरत तो थी नहीं, जब दोनों मिला के बन रहा है तो फिर क्यों बना के कोई देगा यार? जैसे लैब में ना, लैब में KF4 रखा रहता है और पानी भी रहता है। तो हमें अगर बेयर्स रिएजेंट बनाना होगा तो हम बस KF4 में पानी मिला के बेयर्स रिएजेंट बना लेंगे। बेयर्स रिएजेंट अलग से नहीं मिलता। काहे पे? क्योंकि KF4 में पानी तो मिला ना, मिला नहीं लेंगे, मिला के डाइल्यूट करके बना लेंगे। सेम वैसे ही अगर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं, और टॉलेंस रिएजेंट का मतलब कि AgNO3 में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने से बनता है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी है अपने पास और AgNO3 भी है, मिला के बना ले लेंगे टॉलेंस रिएजेंट। अलग से टॉलेंस रिएजेंट देने की क्या जरूरत है? बैठ जाओ। कोई भी इंसान बताएगा टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है फिर तो, है ना? स्कूल में तुम लोगों ने प्रैक्टिकल भी नहीं किया है क्या बे? कि बस लैब में जाते हो H2SO4 देखते हो, हाँ ये बढ़िया है, उसको लकड़ी पे गिराया जल गया अच्छा लगा, फिर वापस आ गए? हाँ, क्या देखे थे? टेस्ट ट्यूब फोड़ने आता है बस, नहीं कुछ कुछ मिलाया उसमें से धुआं निकला, कंप्लीट हो गया केमिस्ट्री। या लैब असिस्टेंट ने बता दिया कि ऐसा करो, ये सॉल्ट है, बस वो लिख लो, वो तुमने लिख लिया, यही किया है। हाँ हाँ, यही किया होगा। क्या ही कर सकते हैं फिर, ठीक है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। टॉलेंस रिएजेंट को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ही बोला जाता है। ठीक है, और जैसे ही कोई इंसान टॉलेंस रिएजेंट को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बोलता है, दिमाग में एक बहुत बड़ा मिसपरसेप्शन जनरेट होता है कि टॉलेंस रिएजेंट बनाया जाता है अमोनियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिला के बनता है। सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिला के बनता है, बिल्कुल गलत। ठीक है, एक्चुअल में जो टॉलेंस रिएजेंट होता है ऐसे नहीं बनता। टॉलेंस रिएजेंट बनता है, देखो क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इसमें 5-6 ml AgNO3 लेते हैं। ठीक है, AgNO3 लेते हैं 5 से 6 ml, जितना तुम्हारी इच्छा हो ले लो, है ना। और इसमें एक ड्रॉप NaOH मिलाते हैं। NaOH भी कॉमन शेल्फ में रहता है, सिर्फ एक ड्रॉप मिलाते हैं, सिर्फ एक ड्रॉप। और एक ड्रॉप मिलाने से क्या होता है, ये जो AgNO3 है इस NaOH के साथ रिएक्ट करता है। और मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि यहाँ पे क्या बनेगा, पर फिर भी मैं लिख देता हूँ, ये प्लस है, ये माइनस, यहाँ पे ये प्लस है और माइनस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस के साथ जोड़ेंगे तो NaNO3 बनेगा और AgOH बनता है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अब ये जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड है ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है। पता नहीं ब्राउन कलर कैसा होगा, यहाँ पे ऐसे ही कुछ रहता है। यहाँ पर एक ब्राउन कलर का ऐसा ही
मोर और लेस ऐसे ही थोड़ा डार्कर प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, थोड़ा और इसको काला कर लेते कर लेना, ठीक है, एज्यूम कर लेना। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। थोड़ा मोटा हो गया, इसको पतला करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, जिससे कि ये जो ब्राउन वाला प्रेसिपिटेट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड टेक्निकली अमोनिया होता है, ये डिजॉल्व करता है और ये इसके साथ रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है ये। ठीक है, और OH माइनस बाहर। ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, टेक्निकली यही कॉम्प्लेक्स को अपन टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। पर टॉलेंस रिएजेंट बनाते टाइम हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि ये जब अमोनिया मिला रहे हैं ना, इसमें अमोनिया मिलाते हैं और तब तक अमोनिया मिलाते हैं जब तक ये अमोनिया, ये जो प्रेसिपिटेट है, ये पूरी तरह से डिजॉल्व ना हो जाए। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी प्रेसिपिटेट बचा हुआ है तो फिर से वो टॉलेंस रिएजेंट खराब हो जाएगा। और अगर जैसे ही डिजॉल्व हुआ उसके बाद भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते रह रहे तो भी वो टॉलेंस रिएजेंट सही से काम नहीं करेगा। तो बहुत प्रिसाइज अमाउंट में, बहुत ही प्रिसाइज अमाउंट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। और यहाँ पे वैसे तो लिखा रहता है कि ये एक्सेस में है। एक्सेस की स्पेलिंग क्या होती है भाई? कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में मिला रहे हैं, पर एक्चुअली में इसमें एक्सेस में नहीं मिला रहे होते। ठीक है, हाँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा मिलाते हैं क्योंकि ज़्यादा अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत भी पड़ती है वो जो प्रेसिपिटेट था उसको डिजोल्व करने के लिए। लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि 2-3 लीटर मिला दिया। जस्ट इतना मिलाते हैं कि वो जो प्रेसिपिटेट है वो जस्ट डिजोल्व हो जाए। तो जैसे ही डिजोल्व हो जाता है वैसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाना बंद करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो पूरा सोल्यूशन बनता है जिसमें कि ये जो AgOH का प्रेसिपिटेट था वो पूरा डिजोल्व होके इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। और क्योंकि ये काम बड़ा प्रिसाइज वाला है और अगर किसी ने ढंग से नहीं बनाया, थोड़ा सा भी प्रेसिपिटेट बच गया तो भी टॉलेंस रिएजेंट ठीक से काम नहीं करेगा। और और डिजॉल्व होने के बाद थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया तुमने तो भी फिर अमोनियम, ये जो टॉलेंस रिएजेंट है वो सही से काम नहीं करेगा। इस वजह से, और ये प्रिसीजन CBSE वालों को पता है कि तुम जैसे लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो पहले से ही टॉलेंस रिएजेंट बना के भेजते हैं, है ना। पहले सिलेबस में था कि टॉलेंस रिएजेंट ना दिया जाए, बच्चों को खुद सिखाया जाए कि वो बनाए। पर जैसे जैसे IQ का लेवल गिरता गया वैसे वैसे उन्होंने खुद कहा कि रहने दो, उनसे काम क्या कराना, हम टॉलेंस रिएजेंट बना के दे देते। तो बना बनाया टॉलेंस रिएजेंट आता है, हम उसी को यूज़ करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? तो टॉलेंस रिएजेंट बेसिकली क्या होता है? ये वाला कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते टॉलेंस रिएजेंट है, लिखते अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है, और रिप्रेजेंट करते हैं Ag2O से। अब क्यों करते हैं ये अपने को नहीं पता, पर Ag2O से ही टॉलेंस रिएजेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। दूर दूर तक कोई नाता नहीं है Ag2O का टॉलेंस रिएजेंट से, पर रिप्रेजेंटेशन टॉलेंस रिएजेंट का कैसे किया जाता है? Ag2O से किया जाता है। पूरा छाप लो, ठीक है। और ये जो अभी बकवास किया मैंने, इन इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैं फालतू का ऐसा बोलता रहता हूँ ना, वो फालतू का नहीं बोलता, मैं लिखवाऊंगा नहीं मैं ये। अब ये कैसे लिखवाऊंगा मैं बैठ के? ये सब मैं नहीं लिखवा रहा। बड़ा है कॉम्प्लेक्स।
स्लाइटली। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि वीकर बेस होता है। अब टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है यहाँ पर, छाप रहे थे क्या? टॉलेंस रेजेंट का आगे भी यूज़ आएगा। टॉलेंस रेजेंट कहाँ यूज़ करते हैं? एल्डिहाइड वगैरह कीटोन वगैरह में यूज़ करते हैं। तो ये आगे पढ़ेंगे अपन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोगों को अभी तक क्या पढ़ाया गया है? पीरियोडिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल बॉन्डिंग ना। और वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ खास बचता नहीं है इसके बाद, क्योंकि एस ब्लॉक और हाइड्रोजन तो निकल ही गया सिलेबस से। सिर्फ क्या है? पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में भी सिर्फ एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसमें जो ट्रेंड्स है वो पढ़ना है, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। और फिर डी एन एफ ब्लॉक आता है, उसमें भी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, कंपाउंड्स के बारे में नहीं पढ़ना है। और फिर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यही तो आते हैं सारे, बस ठीक। बायोमोलिक्यूल ऑर्गेनिक का पार्ट, ठीक है। तो ठीक है, बायोमोलिक्यूल भी, तो ये इतना पोर्शन एक दूसरे सर को पैरेलली लगा के पढ़ा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक में मैं तुम लोग पहले ही बता देता हूँ इसलिए, क्योंकि ताकि कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। नेक्स्ट वीक में मैं थोड़ा छुट्टी पे रहूँगा, है ना। तो कुछ दिन की छुट्टी पे जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, तो जाऊँगा थोड़ा घूमूँ फिरूँगा तो थोड़ा सही हो जाऊँगा। कहीं भी जा रहा हूँ लोकेशन थोड़े शेयर करूँगा तुम्हें, ठीक है। हाँ, वो छुट्टी ख़त्म होने के बाद मैं वापस आऊँगा, तो अपने मन से कोई भी ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग या अफवाह ना उड़ाएं, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी मैं छुट्टी पे जाता हूँ, एक हफ्ते की या 8-10 दिन की छुट्टी पे जाता हूँ, तो 3-4 दिन में ही बच्चे कुछ ऐसे कि इधर उधर से अफवाह उड़ने लगते हैं कि छोड़ के चले गए। तो चौथे पाँचवें दिन मुझे फ़ोन आता है डायरेक्टर का, किसी का भी फ़ोन आता है कि बस अब छुट्टी ख़त्म, मुझे तीसरे चौथे दिन ही लौटना पड़ता है। तो हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तो मैं जा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि जा ही रहा हूँ, मैं वापस आऊँ ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस बना के रखेंगे, है ना। क्या? हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तुम कह रहे छोड़ दें तो कोई बात नहीं, आ जाऊंगा, पर तुम्हारे बैच में नहीं आऊंगा। अगर तुम्हारी इच्छा होगी तो, ऐसा कोई कोई खास इच्छा है नहीं मेरी भी, पर ठीक है ना। तो तब तक इनऑर्गेनिक वाले सर आई होप कि अपना इनऑर्गेनिक का पोर्शन निपटा दे, फिर मैं जब आऊँगा तो ऑर्गेनिक के जो बचे कुछ टाइम है वो ख़त्म कर देंगे। और मैं तुम्हें बताऊँ, जितना भी जीओसी में टाइम लगा है उतना ही टाइम रेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगेगा। हाइड्रोकार्बन ख़त्म होने के बाद तो जीओसी में काफ़ी ज़्यादा क्लास लगी थी, 20 क्लास लग गई थी। ऑलमोस्ट उतने ही टाइम पूरा एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, अल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, एसिड और एसिड डेरिवेटिव और अमीन्स पढ़ाने में लगेगा, ठीक है। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। ऑलमोस्ट 50% रिएक्शन मैं तुम्हें हाइड्रोकार्बन में ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो वाला सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म हो, ठीक। वो सिचुएशन के हिसाब से देखी जाएगी कि क्या अवेलेबिलिटी है क्लास की, और मेरी दोनों ही अवेलेबिलिटी चेक करने के बाद जो बेस्ट सुटेबल पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो तुम्हारे साथ किया जाएगा, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट Ag2O के साथ, Ag2O से रिप्रेजेंट किया मैंने, पर यहाँ पर ये जो कंपाउंड बनता है ये बनता है, यहाँ पर Ag लगा रहता है। अब एक चीज़ छोटी सी है जो तुम्हें यहाँ नोटिस करनी होगी, यहाँ कार्बन और सिल्वर के बीच में मैंने आयनिक बॉन्ड नहीं दिखाया है, कोवेलेंट बॉन्ड दिखाया है, और यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड सही है। सोडियम और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड दिखाता हूँ मैं? आयनिक बॉन्ड। पर सिल्वर और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड रहता है, और ये चीज़ मैंने फजांस रूल में पढ़ाया हुआ है, आई होप कि तुम्हें याद होगा, ठीक है। Cu2Cl2 के साथ, हाँ, एक चीज़ और है जो यहाँ पे तुम्हें जाननी है, वो ये कि ये जो कंपाउंड होता है ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, तो ये एक टर्मिनल एल्काइन का टेस्ट भी होता है। अगर किसी गैस को टॉलेंस रिएजेंट से पास करे और वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, इसका मतलब कि वो गैस क्या हो सकती है? टर्मिनल एल्काइन हो सकती है, ठीक है ना। सेम उसी गैस को अगर मैं
Cu2Cl2 से पास करता हूँ तो ये कंपाउंड इस टाइप का Cu बनाता है, और ये भी एक प्रेसिपिटेट बनता है, जो कि ये जो प्रेसिपिटेट है ये ब्रिक रेड कलर का होता है। ब्रिक रेड कैसे बनाएंगे? हाँ, ये ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट आता है, ऑलमोस्ट यही रहता है प्रेसिपिटेट, ठीक है। ब्रिक रेड जानते हो ना? अबे ईटा देखा है? ईटा ईटा देखा ना, ईटा बस। मैंने तो बनाया भी है, हाँ। ईटा जो है कुछ इस टाइप का। मोर और लेस इस टाइप का ब्रिक रेड होता है। तुमने देखा होगा उसमें ब्रिक्स में एकदम कंप्लीट रेड नहीं होता, थोड़ा टेक्सचर भी होता है, कहीं रेड ज़्यादा होता है, कहीं रेड कम होता है। एग्जैक्टली वैसा ही प्रेसिपिटेट आता है, कहीं रेडिश टिंट ज़्यादा होता है, कहीं रेड, कोई डार्क रेड होता है, कहीं मरून होता है, कहीं लाइट रेड भी होता है। पूरा एक जो ब्रिक टाइप का, तुम समझ लो कि ब्रिक को अगर थोड़ा सा पाउडर बना दे वैसे ही प्रेसिपिटेट आता है एग्जैक्ट, ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंट किए रहते तो तुम्हें वो कलर याद रहता, पर ठीक है अभी तो लिखना ही पड़ेगा। सेम ऐसे ही Cu2Cl2 से जब पास कराते हैं तो ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट आता है। छाप लो जल्दी से, ठीक है, पढ़ा रहे थे। क्या? हाँ, आर कुछ भी हो सकता, ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट आएगा, ठीक है। आर अगर हाइड्रोजन होगा तो भी। बीच में रहेगा तो नहीं रिएक्शन होगी, ये सिर्फ उन्हीं की रिएक्शन बता रहे हैं जिसमें किनारे हो। बीच वाली रिएक्शन तो सारी पीछे बता दी ना। हाँ, ये सब रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन सिर्फ टर्मिनल एल्काइंस की रिएक्शन है, यही ये टर्मिनल एल्काइन ही देता है और कोई नहीं देता, इसलिए यहीं पढ़ा रहे, ठीक है। जो ये इससे पहले वाली जितनी रिएक्शन पढ़ा है वो टर्मिनल पे हो चाहे बीच में हो, सब जगह सब देख, ठीक है। ये खाली टर्मिनल वाला देख, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट को मैंने फिर से Ag2O से रिप्रेजेंट किया है। टॉलेंस रिएजेंट बिल्कुल भी Ag2O नहीं होता है, ठीक है, और ना ही अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक, और ना ही खाली सिल्वर नाइट्रेट। टॉलेंस रिएजेंट अगर एग्जाम में कभी आएगा, ऑप्शन में वो खोजोगे, वो जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है AgNH3 ट्वाइस, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बगल में कोई भी नेगेटिव चार्ज होगा तो चलेगा, OH माइनस भी रहता है, कभी कभी Cl माइनस भी रहता है। एक्चुअल में वो जो कॉम्प्लेक्स है उसी को टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। अगला लिखो, डाइमराइजेशन रिएक्शन। डाइमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन एंड और कोई रिएक्शन छूट गया क्या यहाँ पे? नहीं, नहीं, नहीं। डाइमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन एंड एरोमेटाइजेशन। डाइमराइजेशन जानते हो ना? कोई भी एल्कीन अगर है, एल्काइन अगर है, इसका रिएक्शन अगर स्लाइटली बेसिक मीडियम में करा रहे हैं, स्लाइटली बेसिक अगर कोई बेस ले लें तो ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को खा लेता है, ठीक है। और ये जो कंपाउंड बनता है ये दूसरे एल्काइन के ऊपर अटैक करता है, ऐसा, और ये बनाता है, डाइमर का फॉर्मेशन करता है, करके ना डाइमर बनता है। सेम इसी कंपाउंड को अगर 3 मोल एसिटिलीन लेते हैं और इसको रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास करते हैं, 300 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड लगता है, और ये
ट्राइमराइज होता है और किसका फॉर्मेशन करता है फिर? बेंजीन का। इसको एरोमेटाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि एक एलिफैटिक से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एरोमेटिक का फॉर्मेशन हो रहा है। सेम ऐसी रिएक्शन इसी कंपाउंड को आयरन ट्यूब से पास कराने से भी आता है, पर ये रिएक्शन को 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड लगता है। अब 3-4 साल पहले की जो एनसीईआरटी है उसमें इन्होंने रेड हॉट कॉपर ट्यूब से एसिटिलीन गैस को पास किया है और बेंजीन बनाया है। अभी की जो एनसीईआरटी है उसमें शायद इन्होंने कॉपर की जगह पे आयरन ट्यूब लिया है और टेम्परेचर को बढ़ाया है। तो एक बार चेक कर लो कि अभी एनसीईआरटी में क्या चल रहा है, कॉपर चल रहा है या आयरन? आयरन लिखा हुआ है और टेम्परेचर 400 से 450 दिया हुआ है। अरे क्या दिया है टेम्परेचर? क्या? तो केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड बताने नहीं आता है? बता कितना है? 673 दे रखा है। अरे 673 तो दे रखा होगा। कितना? 873। 873 तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ ना बे? हाँ हाँ, तो ये तो और ज़्यादा कर दिया है, अब इस साल टेम्परेचर भी बढ़ा दिया। क्या मजाक। तो 600 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेड हॉट आयरन ट्यूब से अगर पास करेंगे एसिटिलीन को तो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, टेम्परेचर एग्जैक्टली बताओ ना भाई, इन सब के ऊपर भरोसा भी नहीं होता मुझे। दादा हर बार टेम्परेचर, अब टेम्परेचर बदलेंगे कैसे काम चलेगा यार? 873 बताइए। खैर तो 873 मतलब 600 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ ना? हाँ, तो 600 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराने से ये होता है। कॉपर ट्यूब वाला हालांकि काफ़ी आसान होता है। कॉपर ट्यूब में कुछ नहीं करना है, एक ऐसा ट्यूब लेते हैं कॉपर का और इसके नीचे लगाते हैं बंसन बर्नर। बंसन बर्नर जानते हो ना? लैब में ही मिलता है, आराम से इसको गर्म करेंगे और इसको हीट करते हैं, इतना हीट करते हैं कि पूरा रेड हो जाए। ठीक है, इतना हीट करते हैं पूरा रेड हो जाए और इधर से हम लोग एसिटिलीन गैस पास करते हैं। तो ये एक एलिफैटिक कंपाउंड है और जब ये इससे पास होकर इधर से निकलता है तो एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा ट्यूब होता है जिसमें एक साइड से एलिफैटिक कंपाउंड डालते हैं तो दूसरे साइड से एरोमेटिक कंपाउंड निकलता है। आलू सोना कौन बोल रहा है यार? वैसे ही। तो किस में एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करना आसान है, कॉपर यूज करके या आयरन यूज करके? कॉपर। और बड़े दुख की बात है कि एनसीईआरटी वालों ने वो कठिन मेथड चूज किया जो कि जिससे कि व्यंजन बनता है, वो आसान वाले को डिच कर दिया, पता नहीं क्यों। पर ऐसे ही करते रहते हैं, कुछ दिन बाद इनको अकल आएगी तो फिर कहेंगे कि नहीं नहीं वो कॉपर वाला ही सही था, तो फिर कॉपर लगा देंगे। ठीक है, चेंज होता रहता है। अगर किसी के पास पुरानी एनसीईआरटी हो तो उसमें कॉपर ट्यूब लिखा हुआ है। ऐसे ही बदलते हैं। ऐसे ही इन्होंने हाइड्रोजनेशन का भी जो कैटलिस्ट है वो बदल दिया। अभी हाइड्रोजनेशन में कौन सा कैटलिस्ट ले रहे हैं? पैलेडियम ले रहे हैं कि आयरन ले रहे हैं? निकल वगैरह ले रहे हैं ना? हाँ तो ठीक है, ठीक है फिर। और ये एक अकेली ऐसी रिएक्शन है जो इतना आसानी से एक एलिफैटिक को एरोमेटिक में कन्वर्ट करती है। हालांकि एक और रिएक्शन मैंने बताई थी एरोमेटाइजेशन की, जो एलिफैटिक को एरोमेटिक में कन्वर्ट करती है, याद है किसी को? किसी को भी वो रिएक्शन याद है? एल्केन में पढ़ाए थे एरोमेटाइजेशन बिना कॉपी ओपन किए। कोई बता सकता है? हाँ हाँ, कुछ याद है तुझे? क्या कंडीशन थी उसमें? C2O6 इस टाइप का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट भी नहीं करता। B2O6 क्या बोल रही है? B2O6 Al2O3 लिए थे। टेम्परेचर 10 to 15 atm प्रेशर था। और टेम्परेचर क्या था? बैठ जाओ।
जो पढ़ाए रहते हैं एटलीस्ट वो याद रखा करो, इसने चलो कुछ तो बताया, बाकी लोग तो वो भी नहीं बता पाएंगे। तो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन को ओपन करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में सेकेंड लास्ट मेथड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी थी हेलोजिनेशन रिएक्शन से जस्ट पहले, ठीक है, पढ़ाई होगी, आई होप कि वहीं पे होगी। उसमें ये लिखा है कि 6 मेंबर्ड का एक एल्केन होना चाहिए कम से कम, हेक्सेन हो या हेप्टेन चलेगा। उसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं क्रोमियम ऑक्साइड से, या फिर मोलिब्डेनम ऑक्साइड से, या फिर वेनेडियम ऑक्साइड से, V2O5 से। इन तीनों में से कोई भी एक ऑक्साइड लेंगे चलेगा, पर साथ में लेना होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। और टेम्परेचर होना चाहिए 500 है कि 600 है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। प्रेशर होना चाहिए 10 से 20 एटीएम प्रेशर। तो वो डिहाइड्रोजनेट होके बेंजीन और 4 मोल हाइड्रोजन बनाता है, बताया है। वो जो मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक और बहुत याद करने में भी मुश्किल है, कराना भी मुश्किल है, ठीक है। पर ये वाली रिएक्शन याद करना भी आसान है और क्या भी है, कराना भी आसान होता है। और इसीलिए जब भी अपने को एरोमेटिक कंपाउंड बनाना होता है तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम यही मेथड यूज़ करते हैं किसी भी एलिफेटिक से एरोमेटिक बनाने के लिए, ठीक है। लिखो एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये तो मैंने तुम लोगों को बहुत पहले पढ़ाया होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं भाई, बताओ। एरोमेटिक कंपाउंड्स में 4n+2 इलेक्ट्रॉन जिसमें भी घूम रहे हैं उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम एरोमेटिक कंपाउंड में हम ये 4n+2 वगैरह नहीं फॉलो करेंगे। यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड से मतलब है बेंजीन और उसका एक डेरिवेटिव, मतलब बेंजीन के ऊपर कोई भी एक ग्रुप लगाओ, कोई भी एक ग्रुप लगा रह सकता है, कोई भी CH3 लगा हो सकता है, OH लगा हो सकता है, OCH3 लगा हो सकता है, NH2, NO2, COCH3, कुछ भी एक, यही पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। लिखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। समय समाप्त हो गया क्या? अगली क्लास किसकी है? सिलेबस हो गया है? पहली क्लास जूलॉजी की थी। एक मिनट रुको, टाइम टेबल देखने दो। पहली पहली क्लास जूलॉजी की थी, दूसरी केमिस्ट्री, तीसरी भी जूलॉजी की है यार। नहीं नहीं, आज एक्चुअली में क्या है, रोहित राव सर ने मेरी क्लास कम इसलिए इसलिए नहीं लगाई होगी ना कि आज थर्सडे फास्ट रहता हूँ मैं, तो ज़्यादा क्लास लूँगा तो क्या पता आज आज आखिरी सही में आखिरी दिन ना हो जाए। तो इस वजह से हटाया, क्योंकि शाम को मुझे 2 क्लासेज अभी और लेनी है, तो इस वजह से दिक्कत हो गई होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं। मैं एक बार बात करता हूँ जाके SB सर से। SB कहाँ बैठते हैं, पूछ लूंगा मैं किसी से कौन है SB सर, ठीक है। अगर नहीं नहीं नहीं, मैं जानता हूँ, बाई फेस भी जानता हूँ, बाई नेम भी जानता हूँ, पर बाई फेस बाई नेम साइमल्टेनियसली नहीं जानता हूँ, है ना। अरे मतलब शक्ल भी पहचानता हूँ मैं उनके, और नाम भी जानता हूँ उनका, लेकिन दोनों एक साथ सिंक्रोनाइज नहीं है। सभापति सर, सभापति सर तो जानते हो, सभापति नाम है ना उनका, सभापति वर्मा, सभापति महोदय। एक बार पूछ लेते हैं, और नहीं तो पिंकी मैम, काली मैम, पिंकी मैम को भेजेंगे और ठीक है, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में एरोमेटिक कंपाउंड बनाएंगे, उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, है ना। क्या हुआ, क्या हुआ? ये दिख नहीं रहा है क्या? अच्छा ठीक है, वो एक्चुअली में क्या, वही PPT से ही बनाते रहते हैं ना।